नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार भाग 3 को, आर्टिकल 12 से 35 तक। यह पार्ट 3 भागों में आएगा और इसका ये पहला पार्ट है। आज हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाग 3 का परिचय, मूल अधिकारों का इतिहास। मूल अधिकारों के इतिहास का मतलब नेहरू रिपोर्ट, कराची अधिवेशन, संविधान सभा के मूल अधिकार संबंधी समितियां, संविधान सभा में जो मूल अधिकार से संबंधित समितियां कौन कौन सी थीं, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, इसके बारे में। मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मूल अधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये परिवर्तनीय है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको गारंटी दी गई है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है, इन सब को इसमें। साथ ही भाग 3 से बाहर जो मूल अधिकार हैं संविधान में, उनके बारे में जानेंगे। फिर मूल अधिकार में संशोधन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद अनुच्छेद 12 और 13 को आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले भाग 3 का सामान्य परिचय। भाग 3 का सामान्य परिचय है तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बेसिकली अधिकार पत्र था जो सबसे पहले ब्रिटेन के राजा ने 1215 में घोषित किया था और सबसे पहले इन्हीं के द्वारा मूल अधिकारों की घोषणा की गई थी। इसीलिए यदि प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आंसर होगा भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, उसके बाद है कि ये जो मूल अधिकार का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिकी संविधान से लिए हुए हैं। आरंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया। भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया है। इसीलिए वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। तो आरंभ में कितने थे? 7 और वर्तमान में 6 हैं। मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। सबसे पहले समता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है। और आर्टिकल 32 ही क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट को भाग 3 का संरक्षक बनाता है। और साथ ही आर्टिकल 13 की इसमें विशेष भूमिका है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। भौतिक आध्यात्मिक विकास, उसके लिए ये मूल अधिकार आवश्यक है। मूल अधिकार के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले मूल अधिकारों के बारे में जो प्रावधान किया गया था या मांग रखी गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में रखा गया था। सबसे पहला प्रावधान नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट 1928 बेसिकली भारतीयों के द्वारा पहली बार संविधान बनाने की कोशिश थी। जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप कोई बना के दिखाइए, आप किस तरह का संविधान बनाएंगे, तो भारतीयों के बारे में जब ऐसा कहा तो नेहरू रिपोर्ट 1928 बनाई गई थी। हालांकि यह लागू नहीं हो पाई थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य में मतभेद हो गए थे, इसीलिए इसको स्वीकार नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रक्रिया वहां से शुरू हुई थी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि मूल अधिकारों को सबसे पहली बार
कांग्रेस ने इनकी मांग कब की थी? तो कांग्रेस के द्वारा सबसे पहली बार इनकी मांग कराची अधिवेशन 1931 में की गई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ठीक, तो सर्वप्रथम मांग 1928 में या व्यवस्था 1928 की नेहरू रिपोर्ट में, और कांग्रेस के द्वारा सबसे पहली बार मांग कराची अधिवेशन 1931 में की गई थी। फिर संविधान सभा जब 1946 में बनी तो संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थीं, जैसे प्रारूप समिति, झंडा समिति, संचालन समिति, राज्यों से संबंधित समिति, इस तरह की अलग अलग समितियां बनाई गई थीं, छोटी और बड़ी समितियां मिलाकर। उन्हीं में मूल अधिकार से संबंधित समिति बनाई गई थी और इस मूल अधिकार से संबंधित समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। यानी कि प्रश्न आता है कि मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष थे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसकी एक मूल अधिकार की एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। ठीक, उसके बाद क्या है, यहाँ तक हमने समझा कि किस तरह से संविधान में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा शुरू हुई थी, इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था इसका। अब मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है और समझना है बहुत अच्छे से। एक एक चीज़ समझेंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है। पहली बात कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है। और प्रवर्तनीय होने का मतलब क्या होता है? मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय होने का मतलब है इनको संविधान स्वयं लागू करता है, इनको संविधान स्वयं लागू करता है। एक बात। दूसरी बात, इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति को इनके उपचार की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में आर्टिकल 32 का प्रयोग करके 5 तरह की रिट जारी करेगा और इन रिट के आधार पर इनको लागू करवाने की कोशिश करेगा। तो प्रवर्तनीय है, इसी के साथ इनको कह सकते हैं ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित हैं, इसके साथ ही वाद योग्य हैं। ये एक ही मायने हैं, इन सब के मायने एक ही हैं कि ये प्रवर्तनीय हैं। ठीक है, न्यायोचित हैं और वाद योग्य हैं। उसके बाद है इनका संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, और ये आर्टिकल 32 से शक्ति प्राप्त है। और साथ ही आर्टिकल या अनुच्छेद 13 की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको आगे समझेंगे कि आर्टिकल 13 की किस तरह से मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आर्टिकल 13 से ही सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। समीक्षा करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? समीक्षा प्राप्त करने की शक्ति आर्टिकल 13 से प्राप्त होती है। समीक्षा करने का मतलब होता है कि कोई भी विधि, आदेश, नियम, कानून यदि सरकार या विधायिका बनाती है और उसके द्वारा भाग 3 पर किसी भी तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या भाग 3 का अल्पीकरण करता है या अधिकारों को कम करने का प्रयास किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को उस सीमा तक शून्य घोषित कर देगी जहां तक वह इस भाग के अल्पीकरण का प्रावधान करता है। तो ये संरक्षक उच्चतम न्यायालय हुआ। तीसरी बात क्या, संविधान द्वारा इनको गारंटी प्राप्त और सुरक्षा प्राप्त है। आर्टिकल 32 कहता है कि इनको संविधान द्वारा इनको गारंटी व सुरक्षा प्राप्त है। उसके बाद ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है, जबकि डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व जो हम आगे पढ़ेंगे भाग 4 में, डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व जो आगे पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए आवश्यक है? सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक
लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। क्या? डीपीएसपी। ठीक है, तो वो सामाजिक लोकतंत्र की, जबकि ये राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि कानून का शासन होगा, व्यक्तियों का शासन नहीं होगा। ये नहीं कि सरकार किसी ने बना ली और सरकार अपने हिसाब से चलाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ कानून का शासन होगा, वो मूल अधिकारों के भाग 3 द्वारा प्रावधान किया गया है। दूसरी बात है राज्य। यहाँ राज्य का मतलब सरकार से होता है और सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग से होता है। तो राज्य के कठोर नियमों से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं? राज्य या सरकार के कठोर नियमों से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये क्या कहता है कि इसके अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि इस भाग को सुरक्षा दी गई है और इस भाग के प्रावधान नागरिकों के स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। तो इस तरह से ये सरकार के कठोर नियमों से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है ये। तो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है ये, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए इन मूल अधिकारों का होना आवश्यक है। ठीक है, चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद है ये सीमित है। मूल अधिकार याद रहे असीमित नहीं है, ये सीमित है। इसका मतलब है कि इस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब प्रतिबंध कब लगेंगे? तो प्रत्येक जब हम आगे मूल अधिकारों को पढ़ेंगे तो ये चीज़ स्पष्ट होगी कि प्रत्येक मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे कि 19 में जो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, उन मूल अधिकारों पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य, आदि आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि आपके मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। मूल अधिकारों के बारे में कहा जाता है कि आपके मूल अधिकार वहां तक है जहां तक वो किसी और के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक, अब जैसे मूल अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मूल अधिकार है सोने की स्वतंत्रता। अब आप कहीं ऐसी जगह पे रात में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, व्यक्ति के सोने का समय है, तो आपके अधिकार की वजह से दूसरे का अधिकार हनन हो रहा है ना। तो इसलिए क्या किया गया है कि मूल अधिकार, एक व्यक्ति या एक नागरिक के मूल अधिकार दूसरे नागरिक के मूल अधिकारों को यदि किसी तरह से प्रभावित करेंगे तो उन पर सीमा और उनको सीमित किया जा सकता है। तो मूल अधिकार सीमित हैं, इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ मूल अधिकार जो हैं वो कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त हैं। कुछ मूल अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त हैं और कुछ मूल अधिकार नागरिकों के साथ में विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, शत्रु देश को प्राप्त नहीं होते हैं कुछ मूल अधिकार। तो नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से अधिकार हैं? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत जो अधिकार हैं वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ में लिंग, धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। और 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो, और 29 और 30 किसके बारे में बात करते हैं? तो 29 और 30 जैसे कारखाने वगैरह हुए, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं ये, तो यहाँ पर इनके बारे में बात है। नेक्स्ट क्या है कि मूल अधिकार पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा? अनुच्छेद 352। देखिए जब हम आपातकाल या राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे तो उस समय हम तीन आपातकालीन अवस्था और व्यवस्था को देखेंगे, जिसके बारे में अंबेडकर जी ने कहा था कि यह भाग 18 में है। और उन्होंने भाग 18 के बारे में कहा था कि यह सोया हुआ भाग है।
और उम्मीद की जाती कि इसको कभी जागना ना पड़े। लेकिन व्यवस्था तो की आपात परिस्थितियों के लिए यदि कोई व्यवस्था बनती है तो उसके लिए बना के रखनी पड़ती है। तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, ठीक। और 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है, और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। और 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन कई बार कई राज्यों में लगाया जा चुका है। और 356 को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच में हमेशा विवाद रहता है, और यह संघवाद के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि संघवाद का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा। लेकिन आर्टिकल 356 का प्रयोग करके राज्य में जो राज्य की सरकार होती है उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है, इसलिए संघीय अवस्था से एकात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया जा चुका है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ ये पढ़ना है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 2 अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है, एक आर्टिकल 358 है और एक 359 है। आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं उनको स्वतः निलंबित कर देता है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी। लेकिन एक शर्त याद है रखना है कि यदि आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुई है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुई है, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा, ठीक। ये आर्टिकल 358 कहता है। फिर 359 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन कर सके। लेकिन इसमें भी 20 और 21 के मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। इसमें 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो ये आर्टिकल 359 में है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दोनों को याद रखना है कि 358 और 359 क्या कहते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल या कौन सी स्वतंत्रता निलंबित नहीं की जा सकती, 20 और 21 निलंबित नहीं की जा सकती। आर्टिकल 359 किस समय आपातकाल के दौरान प्रभावी नहीं होगा, यदि आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह पर हुई है तो आर्टिकल 358 स्वतः लागू नहीं होगा, और आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव था। उसके बाद है कि कुछ सेवा से संबंधित व्यक्तियों को के फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार संसद सीमित कर सकती है। अब कुछ सेवाओं से मतलब जैसे कि मान लीजिए आप रॉ में हैं, आईवी में हैं, सीवीआई में हैं, सेना में हैं। तो अब आप कहें कि मेरा तो मूल अधिकार है, मैं किसी को कुछ भी बता सकता हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, तो नहीं हो सकता। इसके बारे में संसद कानून बनाकर इनको सीमित कर सकती है, और ये आर्टिकल 33 में व्यवस्था की गई है, ठीक। तो कुछ सेवा से संबंधित व्यक्तियों के मूल अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है। यह शक्ति संसद को अनुच्छेद 33 के अंतर्गत प्रदान है। उसके बाद है जहां सेना विधि लागू हो, जहां सेना विधि लागू हो वहां पर इनका निलंबन हो सकता है, और यह अनुच्छेद 34 कहती है। सेना विधि का मतलब मार्शल लॉ लागू हो गया। किसी राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र में अशांति कुछ ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, अव्यवस्था फैल गई, लोक व्यवस्था कायम नहीं है, तो वहाँ अंततः सरकार किसका प्रयोग करती है, सेना को भेज देती है। और जब कहीं सेना लॉ लागू हो जाता है तो उस क्षेत्र में मूल अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति मिल जाती है। ये अनुच्छेद 34 में कहा गया है। नेक्स्ट है कि इस भाग के अधिकांश प्रावधान स्वयं प्रवर्त हैं। प्रवर्त होने का मतलब है स्वतः लागू हैं, लेकिन
कुछ हैं जिनके संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। तो यह आर्टिकल 35 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। ये जो व्यवस्था है ये 35 के अंदर व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में व्यवस्था की गई है कि संसद विधि द्वारा इनका नियमन कर सकती है। तो यहाँ तक थे मूल अधिकारों के बारे में विशेषताएं। तो मूल अधिकारों के बारे में हमने जाना, मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं, वाद योग्य हैं, न्यायोचित हैं, इनके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकार मुख्यतः राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, सामाजिक लोकतंत्र के लिए डीपीएसपी हैं। उसके बाद मूल अधिकार का गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकार को गारंटी संविधान देता है। मूल अधिकारों पर आपातकाल के दौरान क्या प्रभाव है? तो 358 और 359 जाना। इस तरह से ये सब विशेषताएं थी मूल अधिकारों की। अब बात आती है कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए आर्टिकल 368 संसद को शक्ति देता है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और चूंकि भाग 3 संविधान का भाग है इसलिए इसमें संसद संशोधन कर सकती है। तो 368 के अनुसार संशोधन हो सकता है और संशोधन हुए भी हैं कई बार, जैसे 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटाया, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, इसी तरह से और भी अधिकारों को जोड़ा गया है। तो इन अधिकारों को, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 15(5) और 16(5) आर्टिकल जोड़े गए थे। तो ये मूल अधिकारों में संशोधन है। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन केशवानंद भारती वाद के बाद ये व्यवस्था की गई कि किसी भी तरह से या उस हिस्से में संशोधन नहीं हो सकता जो क्या हो, मूल ढांचे का अंग हो। जैसे कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा करने की शक्ति का संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। आर्टिकल 368 के अंतर्गत मूल अधिकार के भाग में यदि संशोधन करना है तो उसके बारे में क्या व्यवस्था है? तो उसके बारे में व्यवस्था है विशेष बहुमत से संशोधन होगा। कैसे संशोधन होगा? विशेष बहुमत से। और ये विशेष बहुमत क्या होगा? तो संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है संविधान में, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब आगे आएगा संशोधन का तो हम संविधान में संशोधन पढ़ेंगे, तब समझेंगे कि 3 प्रकार से होता है। एक साधारण मत से, जब हमने भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ा था तब पढ़ा था 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में पढ़ा था कि संसद किसी भी राज्य की सीमा, उसका नाम, उसका क्षेत्र और नए राज्यों का गठन कर सकती है अनुच्छेद 3 के अनुसार। और यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसके लिए सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। और विशेष बहुमत होता है जो कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1 हो एवं उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 हो। जैसे मान लो अभी संसद में 550 सदस्य हैं, कुल सदस्य संख्या 550 है और 545 मान लीजिए अभी निर्वाचित हैं। तो यहाँ 545 का आधा नहीं, 550 का आधा चाहिए, यानी कि 225। और यह उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 होना चाहिए, तब मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। और मूल अधिकार में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और ऐसा प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य होंगे, उसको ना तो पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे और ना ही अपने पास रोककर रखेंगे। ठीक, तो ये मूल अधिकार में संशोधन हुआ है, संशोधन की बात है। अब भाग 3 से बाहर कुछ मूल अधिकार हैं, उनके बारे में भी जाने लेते हैं। भाग 3 से बाहर होने के कारण इन मूल अधिकारों में क्या है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ
किन अधिकारों का रक्षक है या गारंटर है? तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ भाग 3 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का गारंटर है, और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसको जो शक्ति प्राप्त है वो सिर्फ भाग 3 के लिए प्राप्त है, भाग 3 से बाहर नहीं है। इसी तरह की शक्ति हाई कोर्ट के पास 226 के अंतर्गत प्राप्त है, लेकिन हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से ज़्यादा है इस मामले में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल भाग 3 के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों से अन्य किसी मामले में भी रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भाग 3 से बाहर मूल अधिकार हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा सकते, लेकिन हाई कोर्ट जाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 265 भाग 12 के अंतर्गत विधि के बिना किसी कर यानी कि टैक्स को आरोपित और संग्रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला है भाग 3 से बाहर मूल अधिकार, भाग 12 में दिया हुआ है आर्टिकल 265 265, विधि के बिना किसी कर को ना तो लगाया जाएगा और ना ही संग्रहित किया जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 300 ए, जिसको हमने कहा था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 में विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी भाग 12 में है। इसमें क्या है? विधि के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। एक निश्चित विधि होगी, कानून होगा, उसी के अनुसार लोगों की संपत्ति को ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें उनकी संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 301 भाग 13 में क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये 3 अधिकार भाग 3 से बाहर हैं। तो याद रखेंगे 365, 300 ए और 301 को। उसके बाद है अनुच्छेद 12 एवं 13। तो यहाँ तक हमने इन चीज़ों को पढ़ा। सबसे पहले मूल अधिकार का इतिहास देखा कि मूल अधिकारों की मांग किस तरह से शुरू हुई। उसके बाद हमने मूल अधिकार की विशेषताओं को देखा, मूल अधिकार में संशोधन देखा, मूल अधिकार से बाहर के अधिकारों को देखा। अब अनुच्छेद 12 और 13 में, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। और इसके अनुसार राज्य में कौन कौन शामिल होगा, यानी कि अनुच्छेद 12 ये बताता है कि मूल अधिकार किससे सुरक्षा प्रदान करेंगे, और जहां लिखा होगा कि ये राज्य, तो वहां राज्य का मतलब क्या निकाला जाएगा? एक तो सरकार यानी कि केंद्र सरकार, और संसद, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों। दूसरा राज्य सरकार और विधानमंडल। तीसरा स्थानीय सरकार यानी कि पंचायतें, नगर निगम। चौथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसे कि LIC सरकार का उपक्रम है, या उद्योग है ONGC, सेल, इसी तरह और भी। और पांचवा कोई भी निजी इकाई। ये तो सब सरकार है, लेकिन कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, कोई भी इकाई है, वो भले ही प्राइवेट है, निजी है, लेकिन वो राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही हो, तो उसके खिलाफ उसको भी राज्य के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये राज्य की परिभाषा है, और इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, स्टार मार के, कि राज्य के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है या क्या शामिल है। तो इन सबको याद रखना है। उसके बाद है मूल अधिकार से असंगत विधियां, भाग 13। भाग 13 क्या है? मूल अधिकार से असंगत विधियों की बात करता है। तो सबसे पहले भाग 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी विधि लागू है, वह विधि उस सीमा तक शून्य घोषित होंगी जहां तक वह भाग 3 का अल्पीकरण करती हैं या उस पर किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो संविधान लागू होने से पहले तक की जितनी भी विधियां थीं, उन सबको शून्य घोषित कर दिया यदि वो मूल अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित करती हैं तो। और इसको कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। दूसरी बात इसी में अनुच्छेद 13 में कही गई कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता हो या अल्पीकरण होता हो। और यदि संसद ऐसी विधि बनाती है, और यदि बनाती है, तो न्यायपालिका को उसकी समीक्षा
कर सकती है और उसे उस सीमा तक शून्य घोषित कर सकती है जहां तक वह मूल अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो ये जो समीक्षा करने की शक्ति है, ये कहाँ से मिलती है? न्यायपालिका को अनुच्छेद 13 से। और याद रहे, समीक्षा करने की शक्ति मूल ढांचे का अंग है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह से संशोधन या इसको कम नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका को समीक्षा की शक्ति इसी अनुच्छेद से प्राप्त होती है और यह मूल ढांचे का हिस्सा है, संसद समाप्त नहीं कर सकती इसको। और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत तीसरी बात कही गई है कि विधि। देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी या संविधान से लागू होने वाली विधियां। तो ये जो विधि आ रहा है, इसका मतलब भी संविधान में स्पष्ट किया गया है कि विधि का मतलब क्या होगा, विधि में क्या क्या शामिल होगा। तो विधि के अंतर्गत संसद या विधानमंडल की विधि, कोई भी संसद या विधानमंडल विधि बनाएगी तो वो विधि के अंतर्गत आएगी। राष्ट्रपति राज्यपाल के अध्यादेश, राष्ट्रपति 123 के द्वारा और राज्यपाल 213 के द्वारा जब सत्र नहीं चल रहा हो, उस दौरान आवश्यकता पड़ने पर कानून के या विधि के समान ही प्रभाव रखने वाले अध्यादेश जारी करती है। ठीक है। उसके बाद शासकीय आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, इन सबको भी विधि माना जाएगा। और पुरानी परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथा, इनको भी विधि माना जाएगा। और यदि इनसे किसी के मूल अधिकारों का हनन होगा तो ये भी शून्य घोषित की जाएंगी और शून्य मानी जाएंगी। जैसे अनुच्छेद 17 आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत है। और अस्पृश्यता का अंत का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसी परंपरा या रूढ़ी या प्रथा है जो छुआछूत को बढ़ावा देती है तो वह रूढ़ी, प्रथा या परंपरा शून्य होगी, उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इन सभी को ये विधि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक हमने भाग 3 के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, कैसे शुरुआत हुई वो पढ़ा। इसके बाद कल जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम 14 से आगे के आर्टिकलों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि पसंद आती है क्लास तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।